हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। वी वांट टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सभी बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कुछ वीडियो बनाया जाए। बच्चों, आप बहुत अच्छे से हर एक वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आई होप आप प्रॉपरली हर एक तरीके से आपके लिए मैं हेल्पफुल हूँ। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करें मुझे। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सभी बच्चों का, और मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत अच्छा ये टॉपिक लगता है। ये जो चैप्टर है, फुल चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शुरुआत करने के लिए वीडियो में आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए भाई। तो जैसा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का जो इसमें दोनों चीजें यूज हुई हैं, मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स है। अभी तक आपने सभी बच्चों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा हुआ है। अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं। तो देखो भाई, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through the surface normally। तो बेटा याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes through normally to that surface, surface normally is called मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन आपकी ये है कि जैसे ये मान लीजिएगा सरफेस है, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइज कर रही हैं, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइज कर रही हैं, यही मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो यही हो गया, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes through normally to that surface is called magnetic flux। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो देखो बेटा, इट इज, पहले तो मैं बता देता हूं, इट इज डिनोटेड एज फाई। बेटा इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, देखो भाई, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट of magnetic field and area vector is called magnetic flux। तो बच्चों याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो भाई, जैसे मैंने बोला कि ये एरिया है और इसमें इसका ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर आपका ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से सेम डायरेक्शन में पास हो रहा हो। तो याद रखना, जब एरिया वेक्टर, तो इस एरिया का परपेंडिकुलर वेक्टर बना लिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में पास हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है V इंटू ए। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर सेम डायरेक्शन में पास हो रहा हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। अब यहीं पर एक बात आ जाती है कि अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एंगल कुछ बनाए, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल विद एरिया वेक्टर। तो देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं इफ एरिया वेक्टर्स makes
एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा बेटा, ये तो सेकंड केस हो गया, तो इसको तो हम केस सेकंड नंबर बोलेंगे और इसको हम केस फर्स्ट नंबर बोलेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट आपका ये है कि बी और ए सेम डायरेक्शन में है, तो बी एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर होते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए होता है। अब केस नंबर सेकंड ये है, एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों याद रखना, अब हमारा एरिया ऐसा हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा काम करेगा? इस एरिया के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे पास हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल थीटा होता है। तो याद रखना, एरिया वेक्टर मेक्स एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कैसे निकाला जाएगा? तो फाई इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? अलोंग ए की डायरेक्शन में, इनटू एरिया वेक्टर। तो हमने क्या बोला? फाई इक्वल टू बी का कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? v cos थीटा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? v cos थीटा इंटू ए। तो बच्चों फाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा va cos थीटा। तो बच्चों जब आपसे ये बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर एंगल बनाता है थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू va cos थीटा लगाते हैं। और इसमें याद रखना, इस जैसे अभी आपने 11th में पढ़ा है, क्या 11th में पढ़ा है? a डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, है ना? ये a डॉट बी का मतलब होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर ए बी कॉस थीटा की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। तो अगर तुमसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाए, अगर एंगल थीटा बन रहा हो v और a के बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू b डॉट ए लगाते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना, b डॉट ए दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा यहां पर स्केलर है फाई, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर इसका जो वैल्यू है वो हमारी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा याद रखना बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम आपसे ये बोलें, अगर एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो, बच्चों यहां पर दोनों एरिया यूनिफॉर्म है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म एरिया के लिए याद रखना, मान लीजिएगा कुछ अलग साइज का एरिया है और ये एरिया है, इसका छोटा सा एलिमेंट हमने ये डीए मान लिया, तो इसका पूरा एरिया ए हो गया, इसका छोटा सा एलिमेंट डीए हो गया। अब ये इसका एरिया वेक्टर कहाँ काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिए ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर फॉर नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाए, किसकी बात करी जाए? फॉर नॉन यूनिफॉर्म एरिया की बात करी जाए, तो याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों इंट्रीगेशन से निकाला जाता है, इंट्रीगेशन बी डॉट डी। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए। तो बच्चों ये सभी बच्चे याद रखने हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो तो फाई इक्वल टू इंट्रीगेशन वी डॉट ए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। सिंपल सी भाषा में फाई इक्वल टू वी इंटू ए, जब वी और ए सेम डायरेक्शन में हो, और अगर बी और ए के बीच में एंगल हो तो याद रखना है बी का कंपोनेंट लिया जाता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बी का कंपोनेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में बी कॉस थीटा होता है, तो बी कॉस थीटा इंटू ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा हो जाता है
और इसको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसलिए इसको हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो याद रखना बी डॉट ए लिख दो चाहे ए डॉट बी लिख दो, एक ही बात है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रेशन से निकाला जाता है बी डॉट डी ए, जिसमें ये डी ए जो है वो स्मॉल एरिया है और उसका एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर काम करेगा, तो इसको हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। अब इसके बाद की बात करते हैं बच्चों, हमारी अभी हमें इसकी यूनिट भी पता करनी है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। बच्चों हम आप लोगों के लिए प्रॉपर समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एक पॉइंट पे आपको डिस्कस किया जाए, हर एक पॉइंट के बारे में बताया जाए। यही मेरा मानना है कि जब तक बच्चों को प्रॉपर नहीं समझाया जा सकता है तब तक उनकी क्लियर समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं करना चाहता हूं, एक प्रॉपर आपको बताना चाहता हूं। अब मैं बात करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, यू हैव टू राइट इट एंड यू हैव टू एक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद बात करेंगे, सुनिए भाई, तो सबसे पहले इसकी यूनिट पता करते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट कैसे पता करते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो फाई इज इक्वल टू बी, तो ये बी की यूनिट कैसे निकालेंगे, हमें अभी ये पता है कि पहले तो हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो बेटा यहां पर मैं एसआई यूनिट बता रहा हूं, इसकी एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, तो एसआई यूनिट बी की क्या होती है, टेस्ला, और ए की होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारी यूनिट बन जाएगी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इस टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं वेबर। तो बेटा याद रखना 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 वेबर। ये इसकी आपकी एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड वेबर। अब आपसे बात करी जाए जैसे सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं। तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो यहां पर सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की गॉस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करता हूं ना, तो ये गॉस होती है, और ए की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल। तो याद रखना बच्चों, अगर मैं आपसे सीजीएस यूनिट की बात करूंगा तो मैक्सवेल बताएंगे, और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूंगा तो वेबर बताऊंगा। तो सीजीएस यूनिट हमारी मैक्सवेल होती है और एसआई यूनिट हमारी वेबर होती है। अब सब बच्चों को पता होता है कि भाई 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4 गॉस। उसी तरीके से क्या मैक्सवेल और वेबर का रिलेशन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से सुनते जाना भाई। अब सुनो इसके बाद, देखो भाई, जैसे इसका जो रिलेशन होता है ना, 1 आपका वेबर इज इक्वल टू 10 टू की पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो ये याद रखना 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू की पावर 8 मैक्सवेल, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अगर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पूछा जाए सीजीएस और एसआई में, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4 गॉस होता है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे 1 वेबर 10 टू की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल कैसे आता है। ठीक है, चलिए भाई। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4 गॉस और 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू की पावर 8 मैक्सवेल। अब बच्चों ये आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें जानने को मिल रही हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अब हमारे पास में बात आती है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके का होता है? तो देखो भाई, पहला आता है पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होता है? देखो भाई, जैसे मैंने बोला ये एरिया है और इसका एरिया वेक्टर अपना ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जब काम करेंगे, इनके बीच में एंगल जीरो होगा, तो फाई की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब b इंटू ए के बराबर आएगी। एक्चुअली होता क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो जब बी ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा नेगेटिव फ्लक्स बताओ, तो नेगेटिव फ्लक्स कैसे निकालेंगे? नेगेटिव फ्लक्स तो याद रखना, जैसे मान लीजिएगा ये एरिया है और इसका एरिया वेक्टर इधर काम कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड इधर काम कर रहा हो, इसके बीच में 180 डिग्री बन रहा हो एंगल, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ना, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 जैसे ही आएगी तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा -b इंटू ए, तो ये नेगेटिव फ्लक्स होता है। तो माइनस अगर आ जाए, कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो ये नेगेटिव फ्लक्स होता है। तो हमारे पास में हमने आपको ये बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स कैसे होते हैं। मैं आपको एक फिगर के थ्रू बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो भाई, जैसे सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, जैसे मैंने बोला ये आपका एरिया है, तो इस एरिया को मैंने ऐसे ना रख के इस तरीके से बना दिया है। तो अगर मैं बोलूं ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा काम करेगा, एरिया वेक्टर ऐसा काम किया, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो जब एंगल जीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और अब मैं आपसे ये बोलूं, सभी बच्चे देखना, ये एरिया हमने लिया था, अब एरिया हमारा ऐसा हो गया, तो जब हमारा एरिया ऐसा हो गया तो अब एरिया वेक्टर हमारा ऐसा ना हो कि इस तरीके से हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो गया, इसके बीच में एंगल 180 हो गया, तो ये एंगल 180 हो गया, एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसके बीच में एंगल 180 हो गया, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो हमारा आएगा -b। तो ये हमने आपको बताया। अब मैं आपसे ये बोलूं, एक और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो जीरो, जिसकी वैल्यू होती ही नहीं है। अभी देखना सभी बच्चे, फिर देख लो, ये एरिया है, अब मैंने एरिया इस तरीके का रख लिया, तो बताओ ये एरिया हमने अब इस तरीके का रख लिया, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा काम करेगा? ऐसा काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो जब एंगल 90 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कब होता है? जब एरिया वेक्टर ऐसा काम करे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करे, तो इनके बीच में एंगल 90 होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है। तो एक और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसमें cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है कि इसकी डायमेंशन कैसे निकाली जाए। तो याद रखना, ज्यादातर जो अपने सीबीएसई बोर्ड्स में ये जरूर पूछा जाता है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताइएगा। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ध्यान से समझना किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो बेटा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि आपका बहुत कम टाइम बचा है। बच्चे ही बोलते हैं अक्सर कि सर कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बताइएगा ताकि हम सिलेबस कम समय में कवर करें। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप धीरे धीरे एक टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करें और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें कम समय में। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर न्यूमेरिकल्स में आप प्रॉपर टाइम लें। तो जब आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फॉर्मूला पे अच्छी सी पकड़ होगी, तो न्यूमेरिकल आप आराम से कर लेंगे। ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दें क्योंकि बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है ये बहुत ज्यादा कर दिया गया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, तो इनको भी आप प्रॉपर ध्यान दें।
ठीक है, तो जब आप इस तरीके से वर्क करेंगे ना स्ट्रेटजी लगाते हुए, तो कोई टेंशन नहीं होने वाली, अच्छे से वर्क हो पाएगा। तो हमारा एक टॉपिक और है, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अब हमें बताना है डायमेंशन ऑफ फाई की डायमेंशन क्या होती है। तो देखो बेटा, फाई की डायमेंशन पता करने के लिए हमारे पास में फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v इंटू ए। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, फाई का जो फॉर्मूला होता है वो v इंटू ए से हम डायमेंशन पता करते हैं। अब देखो, हमने चैप्टर नंबर 4 से f इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा था QBB, और यहां से जो b है इज इक्वल टू f अपॉन QB। तो याद रखना, f की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन की मतलब f की डायमेंशन क्या बनेगी, पहले हम b की जगह पे रख देते हैं। तो v फाई इज इक्वल टू f अपॉन QB इंटू ए। तो याद रखना f की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, और एरिया की जो होती है L2, और Q की होती है Q जो इक्वल टू होता है बेटा IT, और IT से जो डायमेंशन निकाली जाती है, I का मतलब करंट की A होती है और टाइम का T होती है, तो इससे आ जाती है AT, और B का मतलब ये वेलोसिटी है LT माइनस 1। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो एक L से एक L कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो F की मैंने बता दी mL2T माइनस 2, A की L स्क्वायर, Q की AT और इसकी LT माइनस 1। तो जब हम इसको L से L कैंसिल कर देंगे, तो ये जो T की पावर माइनस 1 है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बचा, mL2, भाई L से L कैंसिल हो गया, mL2। अब देखो A माइनस 1, अब यहां पर तो T बचा ही नहीं, T की पावर माइनस 2 बचा है, तो T की पावर माइनस 2। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, जो डायमेंशन आएगी फाई इज इक्वल टू f अपॉन QB A, f की डायमेंशन mL2T माइनस 2, A की L स्क्वायर और आपकी Q की AT, Q इज इक्वल टू IT होता है AT, और LT माइनस 1। अब ये L से ये वाला L कैंसिल हो गया, T की पावर माइनस 1 से T की पावर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये पूरा पोर्शन आपका कैंसिल हो चुका है। अब L बचा, एक L ये है, दूसरा L ये है, तो L स्क्वायर, A की पावर माइनस 1, ये ऊपर गया माइनस 1 हो गया, T की पावर माइनस 2। बच्चों ये डायमेंशन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब बच्चों आप अच्छी तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एमडी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन सबसे पहले एक बात जरूर समझेंगे, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और इसके बाद का जो टॉपिक है मैं बहुत जल्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा। तो इस आप अच्छी तरीके से वीडियो पूरा प्रॉपर बेटा वीडियो देखा करिएगा। प्रॉपर वीडियो देखने से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।